था अन्वेष है। देखिए, मैं आपको एक गेम्स क्राफ्ट का केस है, इसमें हुआ क्या था ये बता देता हूँ, और जो लास्ट सेशन में जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को रिपीट करके आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक क्लब हाउस चलाता हूँ और उसमें इस क्लब हाउस में कई सारे टेबल्स हैं। इन टेबल्स में मैं चेस कंपटीशन करवा और मैं पार्टिसिपेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आप किसी टेबल पे बैठ के चेस खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं। अगर इस टेबल में बैठेंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा, इस टेबल में बैठेंगे तो 1,000 रुपया देना पड़ेगा, इस टेबल में बैठ के खेलेंगे तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा, और इस ऐसा करके हर एक टेबल का ए दे के इस क्लब हाउस को के पास कितने रुपए आ गए? 400 रुपए। अब ये दोनों मिलके चेस खेलते हैं। बोला जो जीतेगा मैं 10% काट के उसको 360 रुपए दे दूं। ए और बी चेस खेल रहे हैं और मान लीजिए ए जीत गया, इसको 360 रुपए मिल गया, 40 रुपया क्लब हाउस का इनकम हो। नाउ टेल मी, इज दिस ए गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चार्म? हेलो सर, गेम ऑफ स्किल। ये गेम ऑफ स्किल हो जाएगा। यस। हाँ, ठीक है। अगर ये गेम ऑफ स्किल है तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। लॉटरी गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम है। तो अगर गेम ऑफ स्किल अगर एक्शनेबल क्लेम नहीं है तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? दिस ए और बी के लिए ये इसका प्रोफेशन हो गया। हम्म। और अगर करेक्ट। प्रोफेशन हो गया यानी कि बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, तो इनको इस प्रोफेशन को करने का राइट है। यस। आर्टिकल 19(1)(g) में यस। कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन देगा। यस। लेकिन अगर इसको गेम ऑफ चांस लॉटरी कहा जाए तब ये क्लब हाउस वाला भी अरेस्ट हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, समझ गए सर। यस। समझ गए आप? हम्म। क्लब हाउस वाला ये सब इलीगल माना जाएगा और जो जीएसटी लगना है वो लगेगा। अब हाँ, कहानी आ गई, अगर गेम ऑफ स्किल है तो क्लब हाउस को जीएसटी कितने रुपए पे देना? गेम ऑफ स्किल है तो 40 रुपये पे देना पड़ेगा। 40 रुपए पे देना पड़ेगा, करेक्ट है। और गेम ऑफ चांस है अब अगर अगर हुआ तो 400 रुपये। तो 400 रुपये। ये सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है? रूल 31A, 31B और 31C। ये नया इंसर्टेड है। मैं ये रूल पढ़ता हूं फिर आपके साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जीएसटी आने से पहले इस गेम ऑफ चांस के ऊपर जीएसटी लगाने का अधिकार किसके पास था? लॉटरी जीएसटी। गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगाने का स्टेट। अधिकार किसके पास था? स्टेट के स्टेट। पास। स्टेट। स्टेट। ये मैं स्टेट। जो आपको दिखला रहा हूं, हाँ। ये लिस्ट है हम्म। स्टेट का, लिस्ट 2। और इसमें देखिएगा बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये रहा बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्सक्लूडिंग गेम ऑफ स्किल, ये हमने लिख दिया है। ये जो लिखा है, मतलब ये कौन सा लिस्ट है? स्टेट वाले का लिस्ट है, ये पावर है। स्टेट वाले का लिस्ट। हाँ हाँ हाँ। और अगर बेटिंग एंड गैम्बलिंग नहीं है, गेम ऑफ स्किल है, तो यहां आ जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंटी 33 ऑफ लिस्ट। और क्या लिखा है ऊपर? गेम ऑफ स्किल। इंक्लूड्स गेम ऑफ, क्योंकि गेम ऑफ स्किल क्या है? प्रोफेशन। मैं अब आपको दिखलाता हूं रूल 31A, B एंड C। रूल 31A, देखिए ये गेम्स क्राफ्ट का केस जो है 2021 का केस है, और रूल 31A आया 2018 में, 23 जनवरी 2018। ये कहता क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज ए गेम ऑफ चांस, it is betting gambling, and it is applicable only when it is treated as actionable claim. Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, the value in respect of supply specified below shall be determined in the manner provided hereinafter. मैं एक बात और बोल देता हूं। आप ये जो चेस का गेम है, रमी या फिर पोकर, दीज आर ऑल गेम ऑफ स्किल। बोला रमी में आपको बहुत कुछ याद करना, रमी में बहुत कुछ याद करना पड़ता है, कार्ड को अरेंज करना पड़ता है, तभी आप ये गेम खेल पाएंगे। हम्म। पोकर में भी वही। और ये गेम आपको ऑनलाइन कोई खिलवाए या किसी फिजिकल प्लेस में खिलवाए, इट रिमेन्स गेम ऑफ स्किल। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू बी 100 डिवाइडेड बाय 140, यानी कि फेस वैल्यू का बैक कैलकुलेशन करके रेट कैलकुलेट करना है ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। अब ये जो एंट्री फीस कितनी थी? 200 रुपए थी। तो सरकार ये कह रही है 200 रुपए पे आपको जीएसटी देना, 200 प्लस 200, 400 रुपए। गेम्स क्राफ्ट कह रहा है कि भैया ये गेम ऑफ स्किल है, आप रूल 31 अप्लाई नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ ये ₹40 के रुपए जीएसटी देना ओनली फॉर सर्विस पोर्शन, सर्विस चार्ज पोर्शन। है। यस, or of the price as notified in the official gazette by the organizing state, whichever is higher. For the purpose of this rule, organizing state ये है। अब हम लोग के लिए 3 important, the value of supply of actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling or horse racing in a race club shall be 100% of the face value of the bet or the amount paid into the totalizator। ये एक तरह का मशीन है। मैं आपको कुछ और चीजें बोलता हूं जो सरकार ने
कोर्ट में क्या कहा, बोला सर ये ऐसा नहीं है कि क्लब हाउस ने एक प्राइज मनी अनाउंस की कि जो भी हमारे टेबल में खेलेगा हम उसको 360 रुपए जीतने के लिए देंगे। दिस इज नॉट लाइक दिस। होता है ना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, प्राइज मनी क्लब हाउस या कोई जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर वो पहले बता देता है, फिर लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइज मनी इज अनाउंस्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हम्म। इस केस में प्राइज मनी इज अनाउंस आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हम्म। करेक्ट है? नहीं, मैं गलत बोल गया क्या? ये ए और बी किस टेबल में जाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए वाले में, 1000 रुपए में, या 3000 में, 4000 में, इसको प्राइज मनी के बारे में इनको डिसाइड करना पड़ता हाँ, समझ गए, बराबर है। है। जनरली पहले से डिसाइडेड होता है, तो मतलब हाँ, दिस तभी। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए ये दोनों अपने स्किल लगा के भी गैम्बलिंग कर, उनका हम्म। ये तो खैर बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो कोर्ट ने ये बात खैर मानी नहीं। इसके बाद ये एक रूल 31B लेके आए। 31B 2023 में आया, 29 सितंबर 2023। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming including supply of actionable claims involved in ऑनलाइन गेमिंग। देखिए, ये इन्होंने बियॉन्ड द लॉ जा, ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, चाहे गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, वो सारा ले लिया इन्होंने। अभी मैं ऑनलाइन गेमिंग का भी एक बार डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेबल और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर। चाहे प्लेयर डायरेक्ट करे या फिर के बिहाफ पे करे, सब कुछ वो बोल रहा है कि पूरे फेस वैल्यू पे वो जीएसटी लगाना चाह रहा हालांकि वो सब्जेक्ट मैटर है फिर भी। है। हाँ, स्टेट मैटर, सब्जेक्ट स्टेट मैटर है तो भी। नहीं नहीं, सब्जेक्ट स्टेट मैटर का तो अब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद। हाँ, करेक्ट, वो वही बात खत्म हो गई। तो हमने उस दिन वो लिस्ट निकाला तो एक्सटेंडेबल क्लेम हमने स्टेट का लिस्ट लिखा, फिर भी वो कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब नहीं मतलब है, लेकिन वो पुराने जो गेम्स क्राफ्ट में पुराने करेक्ट, करेक्ट। डिस्कशन कर रहे थे कि, हाँ, क्योंकि ये तो पुराना मैटर चला रहा है, क्योंकि पुराने समय में जीएसटी आने से पहले स्टेट हर एक गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस मांगता था। क्रिमिनल हाँ, प्रोसीजर कोड में भी लिखा हुआ था कि अगर आप गैम्बलिंग करवाएंगे अपने किसी घर में या किसी चार दीवारी में, तो हम अरेस्ट करने का अधिकार है, आपको जेल हो सकती है। हाँ, तो पुलिस जाके रेड करती है, हाँ, वो लोग रम्मी खेल रहे हैं, पुलिस जाके हाँ। रेड कर दिया, बोला आप हम्म। लोग तो जुआ खेल रहे हैं। बोलता भाई साहब जुआ नहीं खेल रहे, हम लोग तो रम्मी खेल रहे हैं। बोले हम्म। इसमें तो पैसा इन्वॉल्व है, भले पैसा इन्वॉल्व हो, हम्म। लेकिन है तो गेम ऑफ स्किल। तो फिर हम्म। कोर्ट उनको छोड़ देता था, कहता था नहीं नहीं ये गेम ऑफ स्किल है। हम्म। समझ गए? तो तो उतना सर, एक्चुअली सर, नाउ नाउ द गेम ऑफ skill or game of chance both are equally treated. दे हैव, They are treated like that way in GST डिपार्टमेंट, for हाँ, GST गवर्नमेंट के हैज लिए। स्टेटेड। हाँ। ये ऑनलाइन गेमिंग का मैं एक बार डेफिनेशन निकाल, हम्म। लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ना, वैल्यूएशन नहीं है तो, लेकिन डिफरेंस तो है ही। क्योंकि अगर गेम ऑफ चांस है तो आपको 40% के ऊपर जीएसटी देना है, और गेम ऑफ स्किल अगर प्रोफेशन है तब आप हायर रेट, या रूल 31A एप्लीकेबल कैसे होगा? एक बार डेफिनेशन देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग का। तो इन्होंने एक डिस्टिंक्शन ये भी कर दिया कि अगर ऑनलाइन करेंगे तो हम गेम ऑफ चांस मानेंगे, अगर फिजिकल करेंगे तो हो सकता है गेम ऑफ स्किल मान। ऑनलाइन गेमिंग मींस ऑफरिंग ऑफ ए गेम ऑन द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेम। ऑनलाइन मनी गेमिंग मींस ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स पे और डिपॉजिट्स मनी or money is worth including virtual digital assets in the expectation of winning money, और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन एनी इवेंट। अब देख रहे हैं इवेंट, मान लीजिए चेस का इवेंट में भी है तो भी वो इसी को यहीं ले आए, इंक्लूडिंग गेम स्कीम कंपटीशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both, or whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being। ये तो सबको ले आए ऑनलाइन मन। तो इसका मतलब अगर आप चेस कंपटीशन ऑनलाइन करेंगे और उसमें पैसे जीतेंगे, तो जो जीत रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, जो लेकिन जो खेल खिलवा रहा है उसके ऊपर पूरे फेस वैल्यू पे उन्होंने जीएसटी लगा दी। बाप, सेक्शन 280B, सरकार को पैसे चाहिए बस रेवेन्यू के रूप सर अब तो ऑनलाइन गेम बंद हो गया है ना, जैसे है। ऑनलाइन गेम बंद हो गया सर अब तो। ऑनलाइन गेम ये क्या सारे बंद हो गए क्या? नहीं, नहीं, चेस बेस सब खेलते हैं, सब ऑनलाइन तो। और हम भी चेस, खेलते हैं ऑनलाइन। लूडो, ये गेम ऑफ क्रिकेट स्किल तो वाला चल था रहा सर, होगा। हाँ जी, क्रिकेट वाला ये सब जो था सर।
जो हाँ, चल रहा क्रिकेट था, वाला ये सब बंद हो गया है, जहां पर गेम ऑफ चांस था। ड्रीम ऑफ लेमन। हाँ, ड्रीम इलेवन बोल लीजिए, या जो उसमें वो कौन आता था भाई साहब, हमारे और बंगाली। गंगली खाते थे किसमें, हैं? एक सौरभ गंगली भी ऐड कर रहे थे किसी का। ये सब। और कुछ क्रिकेट में भी सट्टे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बुकी है, वो चालू है ना, वो तो इलीगल है ना सर। हाँ, वो सब क्या क्या एक्ट का नाम है? कौन सा एक्ट सर? ये जो बैन हुआ है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। एक बार इस एक्ट को देख ही लेते, ये है क्या? अरे ये क्या है? ये यहाँ पर एकदम क्लियर है, व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स नॉट, डेफिनेशन, परमिटेड नॉट परमिटेड। तो आप मान के चलिए कि ये ई स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड मल्टीप्लेयर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 टू बी रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी मे चार्ज पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन फी एंड अवार्ड प्राइज मनी एंड डज नॉट इन्वॉल्व बेट्स वेजर और अदर स्टेक। ये वेजर क्या हो गया? मान लीजिए दो प्लेयर खेल रहे हैं और स्पेक्टेटर पैसा लगा रहे हैं, वो अलाउड नहीं। परमिटेड और नॉट परमिटेड सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिकॉग्निशन अंडर एनएसजीए, यानी कि ये वाला, एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। Offering the game, including hosting, advertising, including endorsement, financial payment, offline version subject to state laws, if any. फिर online social games, entertainment, recreational or skill based games may involve a subscription or access fee, does not involve staking money or other stakes, and does not involve participation with expectation of winning any monetary gain in exchange for monies or other stakes, and not एन ऑनलाइन मनी गेम और ई, यानी कि आप लूडो खिलवाइए लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। सब्जेक्ट टू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, सब्जेक्ट टू स्टेट लॉज इफ एनी। ऑनलाइन मनी गेम, गेम ऑफ स्किल, चांस और बोथ, played by paying user fee, depositing money or other stake, expectation of winning in money or other enrichment in return for money, and does not include ई स्पोर्ट्स अलाउड नहीं है। ये ई स्पोर्ट्स क्या होता है उसका डेफिनेशन जरूर दिया होगा, एक बार देख। ई स्पोर्ट का डेफिनेशन एक्ट निकाल, सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ चैलेंज हो गया क्या? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 25 बिल ही देख लेते हैं जो मिल रहा है। डेफिनेशन में क्या क्या दिया था? ई अभी स्पोर्ट्स देखते हैं, ई स्पोर्ट्स का डेफिनेशन ढूंढना होगा। प्रॉफिट, 3 कॉलम दिया था ना सर? हाँ। तीनों कॉलम का अलग अलग था, ई स्पोर्ट्स का अलग था, वो था अलग था। यस। तीसरा कौन था? ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेमिंग, और और तीसरा ऑनलाइन मनी गेम्स। सोशल गेमिंग ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए ना, दीज आर ऑनलाइन सोशल कैजुअल गेम, भाई लूडो ये सब आ जाएगा। ई स्पोर्ट दिस रेफर्स टू कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स वेयर टीम्स और इंडिविजुअल पार्टिसिपेट्स इन ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट। सक्सेस इन ई स्पोर्ट्स रिक्वायर्स स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन एंड एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल। इसको चैट जीपीटी से पूछे थे क्या एग्जाम्पल के रूप में क्या है? मतलब डिजिटल फॉर्म में होगा सर, जो स्पोर्ट्स करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होगा। पबजी भी है इसमें, हम्म। फीफा, रॉकेट लीग, नाम सुना है ये सब कंपनी का आप लोग? नॉडविन गेमिंग, और कैंडी क्रश करके भी आता था पहले। गुड़गांव की कंपनी इनका। मतलब जिसको एक कानून का काम करना है, मतलब पुलिस वाले को तो मतलब कितना ध्यान रखना पड़ता होगा किसी को अरेस्ट करने के लिए। हाँ, हम लोग नहीं समझ पा रहे तो उसको तो क्या मतलब। क्या है? द ई स्पोर्ट्स प्राइस पुल 45,000, केरला में हो रहा है 8 नवंबर। ये होगा कैसे? ये देखिए, ये हम लोग के समझ के बाहर है, ये हमारे एज को क्रॉस कर चुका है। 94 टिकट्स लेफ्ट, मणिपाल, डेल एरिना। जेनजेड अब आ गया सर, जेनजी के बाद। झंझट भी आ गया। वो अब ये क्या है? क्या है भाई साहब? ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बुक नाउ, कितने रुपए की टिकट है? अच्छा छोड़ो, लॉगिन। हमें पीछे पड़ जाएगा कोई। Manipal meet influencer Bright Fox for an action-packed day featuring thrilling tournaments in Valorant TDM. That's not all. Take part in hands-on workshops with AI experts with a total prize pool of 40,000 Amazon vouchers. चलिए ना, कुछ होगा, लेकिन अब हम लोग को ई स्पोर्ट समझ ले रहे हैं। स्किल और चांस विल द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यही तो है, गेम्स क्राफ्ट का भी तो केस वहीं पर है। सुप्रीम कोर्ट केम इनटू फोर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल ऑनलाइन गेमिंग while regulating the sector and prohibiting online money game by mandating a comprehensive ban on all online real game. The legislation collapses the well-established legal distinction between, हाँ ये देख, अब distinction ही नहीं है, what is game of skill and game of chance. Petitions against the law have been filed in various high courts. The petitions include Head Digital Works, the parent company of real money gaming platform A23, Club Boom 11 Sports and Entertainment, Bagheera Carom. On 8 September, the Supreme Court consolidated all pending matters for joint hearing. The bench of justice is expected to take up the matter for hearing after the Diwali vacation. In advancement of arguments being heard by the Supreme, we discussed 3 core issues at play.
Does PROGA undermine the long-standing judicial distinction between games of skill and games of chance? Does the union have legislative competence on a matter that has been traditionally considered a state subject? Do the provisions of this satisfy the test of proportionality? तो ये तो distinction मैंने आपको बता ही दिया था. Union justification. From the reading of the text of the act, it appears that the union has justified its assumption of legislative competence of PROGA on multiple grounds. The justification might be based on 4 entries in the union list: user harm and public health under entry 52, proliferation of pervasive advertising under entry 31, inconsistency across state level regulatory framework under 40, entry 42, and the participation of offshore jurisdiction in ways that circumvent domestic law under entry 41. The assumption of legislative competence on the grounds of public interest is reflected in the Act's text. However, it is worth recalling that in the Lok Sabha reply, IT Minister Ashnavi Vaishnav stated that betting and gambling are state subjects, falling under entry 34 of the state list. He had also replied that police and public order are state subject, making states and union territories primarily responsible for preventing, detecting, and prosecuting crimes related to illegal betting and gambling. Aspects of regulating and online gaming are already captured under various union laws: IT Act, Consumer Protection Act, Digital Personal Data Protection Act. ये proportionality का मतलब क्या होता है? The doctrine of proportionality है क्या? ये किसी को आइडिया? अच्छा, रीजनेबल, बैलेंस एंड एक्सेसिव. अच्छा, ये लॉ ऐसा है कि सब कुछ एक बार में आपने खत्म ही कर. इज एन एसेंशियल टूल फॉर ensuring that the state's actions are fair and reasonable. This principle is designed to prevent the state from taking actions that are more severe than. मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ इसको. मान लीजिए एक ऑटो वाला रेड लाइट क्रॉस करता है, 100 रुपया पेनल्टी. BMW गाड़ी रेड लाइट क्रॉस करती है, उसके ऊपर भी 100 रुपया पेनल्टी. तो ये यहाँ पर रीजनेबल नहीं है. जो बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है जिससे एक्सीडेंट होके फैटल हो सकता है, उसके ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए. उस सेंस में है ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल. PROGA seeks to prevent gambling related harm, protect consumer welfare and address addiction. However, the failure to distinguish between skill and chance renders its approach over inclusive. Games like online rummy, fantasy sports and chess, which rely predominantly on skill, end up banned solely because they involve real money. तो आर्टिकल 19(1)(g) भी आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर चेस का प्लेयर हूं और मुझे आप खेलने नहीं दे रहे हैं, टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली राइट टू प्रोफेशन जो फंडामेंटल राइट है, that is being hindered. Such a measure lacks a rational nexus to its stated objectives, as the harm associated with gambling arises not from monetary stakes per se, but from games of pure chance and unregulated betting. The third prong of necessity may be determined through the least intrusive test laid out in this requires that no. ये लिख ही दिया इन्होंने. The fourth element of proportionality stricto sensu balances the benefits of state action against its adverse effects on individual rights. The economic and constitutional cost of prohibition is substantial. It infringes on Article 19(1)(g) right to trade, Article 14 equality before law, and Article 301 freedom of trade and commerce. The inclusion of social games and e-sports as legitimate and permissible categories under PROGA further exposes the internal inconsistency of the legislation. Both social games and e-sports depends on digital interaction and skill, yet they are exempted solely because they do not involve real money stake. देखिए क्या होता है फिर. तो जीएसटी में तो ये कहानी हो गई कि ऑनलाइन मनी गेम वेदर स्किल बेस्ड और नॉट सब्जेक्टेड टू फुल जीएसटी. जब हम लोग पढ़ रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था. इसको ठीक से और करना पड़ेगा, कमेंट्री ऑन गैम्बलिंग. ठीक है, ओके, मैं इसको ना और ठीक कर दूंगा, फिर एक बार आपसे मिलेंगे और इसको कम. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मैं ये दिखला देता हूँ गेम्स क्राफ्ट में शोकोज नोटिस पे ही रिट पे चले गए गेम्स क्राफ्ट. और जो हम लोग कभी कभी कहते भी हैं कि शोकोज नोटिस के बेसिस पे भी यू कैन go for rate. The main question or issue that arises for consideration in these petition is whether offline or online games such as Rummy, which are mainly. मैं सीधे ना रेस्पोंडेंट का इशू है, क्योंकि हमने तो अपना इशू तो डिस्कस कर ही लिया. रेस्पोंडेंट क्या चाह रहे हैं वो देख लेते हैं. एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरा पेज नंबर निकालना आसान हो. देखिए, सबमिशन ऑफ रेस्पोंडेंट रेवेन्यू गोइंग बाय द नेचर करे दिस यहाँ. The question for consideration before this honorable court is not as to whether Rummy played on the petitioner's platform is a game of skill or chance, as courts had already held that Rummy is predominantly a game of skill. अब ये बोलते हैं डिस्कस करने की इशू ही नहीं है कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, क्योंकि हम मानते हैं ये गेम ऑफ स्किल ही है. The question for consideration before this honorable court is something totally different. When any person, including the players or Rummy wagers, Rummy
wagers, stakes, or bets on the outcome of the game of a rummy, which outcome is unknown and uncertain till the game gets over. Whether such activity of wagering, staking, or betting on the unknown and uncertain outcome would tantamount to betting and gambling, irrespective of the nature of the underlying game, that is skill or chance. तो ये कोर्ट रेस्पोंडेंट यानी कि गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया गेम ऑफ स्किल हो। जैसे एक एग्जांपल के रूप में जो इसी में था कि धोनी बैटिंग करने गया और धोनी ये कहता है कि मैं 100 बना लूंगा, तो बिट कर लिया मान लीजिए विराट के साथ, तो 1 लाख रुपया तुम मुझे दे देना, नहीं बना पाया तो 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दे दूं। ये मतलब आउट जो भी जिसमें आउटकम अनसर्टेन है, आउटकम अनसर्टन है, करेक्ट। मतलब वो बैटिंग ही हो गया, गैम्बलिंग ही हो गया। हाँ, और बोल कोई रहा भी वो गैम्बलिंग। स्किल स्किल वाली ले लो गेम या चांस वाली ले लो, हाँ, आउटकम अनसर्टेन ही है। यस, तो ये गैम्बलिंग और बैटिंग में ही लेके जा रहे हैं अल्टीमेटली। correct. That giving away prizes based on the forecasting, that is predicting in anticipation and unknown and uncertain future outcome is nothing but betting and gambling. तो ये इवेंट होने वाला है या होगा या नहीं होगा, गॉड नोस। अब अगले बॉल में छक्का लगेगा या नहीं लगेगा, उसमें भी तो बेटिंग होती है। मतलब कोई भी एक्टिविटी ले लो जिसका लेकिन वो आउटकम अनसर्टेन है, और इसके लिए आपने उसके लिए विनिंग प्राइस रखा, अवार्ड रखा, अब कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी रखा जिसका आउटकम अनसर्टेन है, दैट विल बी ए बैटिंग एंड गैम्बलिंग। कह तो यही रहे हैं, लेकिन देखिए इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, धोनी और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मैच हो रहा है और स्पेक्टेटर पैसा लगा रहे हैं, तो ये प्योर गैम्बलिंग है, करेक्ट है। हाँ सर। लेकिन स्पेक्टेटर प्लेयर ही पैसा लगाने लगे तब। तो भी सर, तो भी आप बोलो, तो भी सर वो उसको गैम्बलिंग और बैटिंग ही ले जाएंगे क्योंकि आउटकम अनसर्टेन है दोनों में। हाँ, अब तो मान वो लीजिए, बोल रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वेजर, टेकर, बैटर वगैरह सब कुछ बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा करते यूं करते आपका का हैं। जो लाइन था वो बहुत बहुत ही मतलब उसमें पूरा क्रक्स आ जाता है जो हमने पहले पढ़ा ना, इसके पहले वाले पैराग्राफ में, हाँ, एक इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जांपल और द। लेता हूं मैं, एक हाँ एग्जांपल और लेता जी। हूं। मान लीजिए आई एम एन एडवोकेट हम्म। और मैं कहता हूं अगर केस जीत जाता हूं तो मैं आपसे 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लूंगा, हम्म। हार जाता हूं तो जो मेरी नॉर्मल फीस है 1 लाख रुपया वही लो। इज इट बेटिंग, इज इट गैम्बलिंग? दैट इज नॉट अलाउड। हाँ। ऑब्वियसली नॉट अलाउड, लेकिन इज इट बेटिंग और गैम्बलिंग? तो वो जो 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 नॉर्मल फीस जो है प्रोफेशनल फीस हो गई, हम्म, एक्स्ट्रा आपने जो कंडीशन रखा बैटिंग गैम्बलिंग हो गया। एज पर द गवर्नमेंट। लेकिन आप तो, आई एम एक्सरसाइजिंग ए सर प्रोफेशन, बोथ बोथ मैं तो थिंग्स। प्रोफेशन हाँ, एक्सरसाइज कर रहा हूं। आपका प्रोफेशन तो होगा, प्लेयर का भी प्रोफेशन होगा, स्किल लगाएंगे वगैरह भी है, लेकिन वो स्किल लगाने के बावजूद भी आउटकम है वो अनसर्टेन है। देखिए, ए सिंपल रेस्ट्रिक्शन वुड एक्सप्लेन द पोजीशन। द प्लेयर्स ऑफ ऑनलाइन रमी ऑन द पिटिशनर्स प्लेटफॉर्म आर फोरकास्टिंग, दैट इज प्रेडिक्टिंग इन एंटिसिपेशन द अननोन एंड अनसर्टन फ्यूचर इवेंट यस। of the player winning the game of rummy and are placing stakes on that unknown and uncertain future event tournament में prizes are announced before start of tournament or after the start of tournament। तो यहाँ ऑनलाइन गेमिंग में आफ्टर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट प्राइज अनाउंस हो रहा है। Assuming a scenario where the in table of 4 players, each of them have staked INR 1000, each player stakes 1000 with a hope to win 3600 on the event that the player wins, which event is a future unknown and uncertain for each player on the table. The stakes are placed before even reaching the table. In fact, unless the stakes are placed, a player cannot reach the table. Therefore, each player of rummy on the petitioner's platform forecasts that it predicts in anticipation the unknown and uncertain future event of the player winning the game of rummy and places stakes on it. दिस इज नथिंग बट बेटिंग एंड गैम्बलिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोर्ट ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं माना, कोई आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन, देयर इज ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। गेम्स सच एज रमी एटसेट्रा एज वाज डिस्कस्ड इन सेवरल डिसीजंस above and particularized in the division bench decision of this court, whether played online or physical, with or without stakes, would be games of skill एंड टेस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंस वुड अप्लाई। इसमें भी ये गेम्स क्राफ्ट का पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि प्योर गेम ऑफ चांस, प्योर गेम ऑफ स्किल और मिक्स्ड प्योर ऑफ गेम एंड प्योर गेम ऑफ चांस। तो मिक्स्ड प्योर गेम ऑफ मिक्स्ड गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। तो जिसका प्रीडोमिनेंट होगा, अगर प्रीडोमिनेंट गेम ऑफ स्किल है तो गेम ऑफ स्किल माना जाएगा, प्रीडोमिनेंट गेम ऑफ चांस है तो गेम ऑफ चांस माना जाएगा। एंड टेस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंस वुड अप्लाई
The set judgment is a total and complete answer not only to various contention urged by the respondents but also covers the issue question that arises for consideration in the instant. और ये बिजनेस का डेफिनेशन इसको मैं छोड़ता हूँ एक बार. A game of skill whether played with stakes or without stake is not gambling. Rummy whether played with stake or without stakes is not gambling. There is no difference between offline or physical rummy and online electronically digital rummy, and both are substantially and preponderantly games of skill and not of chance. अभी 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 ये सर बोल रहे हैं कि भी गैम्बलिंग नहीं है, तो फिर करना क्या है, इसको किधर लेके जाना है? नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना ये केस, और सर फिर बख्शेटी बोलिए। ये जो जितने भी सेक्शंस आए हैं जहां हम्म पर जीएसटी में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का डिफरेंशिएशन ही इन्होंने हटा दिया है. हम्म हाँ बख्शी जी. अब नहीं सर, आगे सर शेट्टी अन्वेश, बोले हैं Yes, उनको sir. बोले। why you joined so late? I did not अभी मैं know पैसे so that was going on. Have you read this games craft judgment? Yes, sir. To some extent, I've read it. I've gone through the proceedings. And they have now the GST is saying that on online money gaming, if you see the definition of online money gaming, they have removed the distinction between game of skill and game of chance. Correct. It means that it is subject to the highest rate of taxation. Correct. So now this case is also pending in the Supreme Court. Correct. What is your take? Now, as far as the judgment in the case of Karnataka High Court is concerned, that is valid because it is. हमें सिर्फ ये देखना है कि when we look everything in our life, everything is a game of skill. Sorry, everything is a game of chance. For example, even for a Zomato delivery guy, it is a game of chance only कि वो पहुंच पाएगा या नहीं, कि वो एड्रेस ठीक दिया है नहीं. But that is not what we are looking at. What we are looking at is degree of certainty. That is कितना कंट्रोल है उसमें. जब भी हम ये रशियन रूले खेलते हैं, आप जिन्होंने भी कैसीनो गया है, so in Russian roulette, there is a wild guess कि out of that 36 numbers, वो ball कहाँ जाके रुकेगा. So I am just hoping that the ball will stop on that number. There is no control because वो जो घुमा भी रहा है, that is also done by operator only. So in that case, it is nothing but a game of chance. लेकिन रम्मी में it is absolutely, it's not dependent on somebody else. Of course, there is a little portion of chance that is involved, which says that कौन सा कार्ड मुझे पड़ सकता है, लेकिन that is not going to decide the outcome of the game. Outcome of the game is always decided by the skill of the player. So predominance is skill. So जब skill होता है, it is not lottery betting and gambling. All this argument was predominantly because in the olden days, the Schedule 6, when we were looking at it, it said that only actionable claims other than lottery betting and gambling was covered under Schedule 3. So remaining everything was other actionable claims not to be levied GST on. Now they have changed the law. Now they are saying specified actionable claims. So specified actionable claim में ये भी आएगा that whether gambling or not will still come. So all these are for the past issues, not for the new issues. And as you rightly pointed out, कि अब they have actually removed, they have introduced some rule 31C or B. And they have made no difference. And now they are saying that the operator has to pay on the full amount, whether it is a game of skill or the chance. But still, this rule will be challenged in the future, sir, that whether this is a valid rule. जब भी हम टोटलाइजेटर का जो रूल पढ़ेंगे हॉर्स रेस में, उसमें क्या होता है, द टोटलाइजेटर इज जस्ट अ मशीन. दैट मशीन जो स्टॉक मार्केट में जैसा रहता है कि which says which stock will go up, which stock will go down. Totalizator is another machine in which they say that which horse price is higher, lower, winning chances and other things. So people are availing the service of totalizator only to the extent of placing the bet. Totalizator has no control over that amount. Correct. So now the question is, मान के चलिएगा कि the totalizator collects 10,000 from each person for participating in the bet. Totalizator takes only 5% as their charges. So that means contractually also, totalizator has no control over balance 9,500. So when I contractually I don't control that 9,500 rupees, how can a tax law override and say that no, you are not supposed to pay GST on 500 rupees, but on entire 10,000 you are supposed to pay. Correct. Section So 7. Overriding sections. So that is where. So can we say this rule 31B, 31C are those rules which are asking me to control
which I have no control of. हम्म Maybe in future it will be read down. someone must have filed the writ. Yes, yes, yes. Correct. मतलब जो विन करेगा उसको उस मतलब वो प्रोफेशनल जो प्लेयर आता है जिसको मिलता है पैसा उसको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, ना कि टोटलाइजेटर को देना पड़ेगा, ना कि वो मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको देना पड़ेगा। हाँ, इससे अच्छा रिवर्स चार्ज ले आते हो। हाँ मतलब जो इससे अच्छा लेके जाता रिवर्स है चार्ज ले आते। प्राइज मनी जो लेके जाता है वो प्रोफेशनल हो गया तो उसको उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोफेशनल पे लगाने की जगह बजाय के उसको वहां पे लगा देते हैं जो अरेंज कर रहा है इवेंट। So the problem is, sir, professional को अगर देने के बोलेंगे, so now the question is what is underlying supply जो professional दे रहा है, क्योंकि ये इनकम टैक्स थोड़ी है कि जो इनकम रिसीव करेगा उसको हम टैक्स जमा करने के लिए बोलेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड। स्किल, उसका जो स्किल है हाँ, स्किल लेकिन से ही वो। इज नॉट प्रोवाइडिंग इट टू समबडी, सो प्राइज मनी इज नॉट द कंसिडरेशन फॉर दैट स्किल। हाँ दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। यस। अच्छा, केबीसी में हर एक क्वेश्चन पे एक प्राइज मनी मिलता है, हाँ वो किस में आएगा? गेम ऑफ स्किल में आएगा सर। गेम ऑफ स्किल में आएगा, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड एक्शनल क्लेम में ऑनलाइन मनी गेमिंग तो है, इसी में आ जाएगा। नहीं, ऑनलाइन तो हो नहीं रहा, वो तो फिजिकल हो रहा है। मतलब ऑनलाइन हो या फिजिकल हो दोनों में मतलब गेम ऑफ स्किल तो है ही ना। नहीं, भले गेम ऑफ स्किल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली ऑनलाइन गेमिंग लिख रहे हैं, ये मनी गेमिंग। सर दे हैव डिफाइंड सर व्हाट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग। मतलब वेयर द मनी इज इन्वॉल्व। ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स पे और डिपॉजिट मनी और मनी इज वर्थ। अच्छा, यहाँ पर पार्टिसिपेट केबीसी के पार्टिसिपेंट कोई पैसा जमा नहीं करते हैं, ठीक है, हाँ इसीलिए नहीं आएगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जेम्स लेकिन क्राफ्ट टूट ही गया था। मतलब यहाँ पे टीम ऑफ प्रोफेशनल बैठ के भी उसको एडवाइस देना तो भी कम पड़ेगा। हाँ। क्या अनिमेश जी बता बराबर अनिमेश जी। Yes, sir. Yes. So टीम we ऑफ can actually प्रोफेशनल। dissect the judgment, sir. What we need to do is we need to plan one whole day session, probably 1.5 hour, in which we will go through Rule 31, all the sub 31A, 31B, 31C, and then we will go into what changes happened in Schedule 3. Then we will go to the judgment of Gamecraft and related judgments. I believe that one full discussion would be required for that. यस, तो मैं देखो नॉट अवेलेबल, ठीक है, लेट अस प्लान देन। तो करते हैं ना सर एक इसमें क्या क्वेरी था हाँ, सर, जैसे इनवॉइस पर जो डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर करना है तो किस तरह का जैसे होना जो वैलिड रहेगा, उसमें इमेज का फोटो भी आए या सिर्फ लिखा रहता है डिजिटली साइन और प्रोप्राइटर का नेम, डेट और टाइम। डिजिटल सिग्नेचर आपके इनवॉइस में अगर हुआ है तो वैलिड सिग्नेचर लिखा होगा। फिर से सवाल पूछिए, मुझे समझ में नहीं आया। इनवॉइस है सर, और इनवॉइस पर मतलब टैली से हम डीएससी से उसको डिजिटली साइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें ना जैसे हो रहा है तो सिर्फ या उसके साथ इमेज भी होना चाहिए सिग्नेचर का, या फिर केवल डिजिटली साइन बाई प्रोप्राइटर का नेम और डेट और टाइम लिख करके आ रहा है, ऐसा ये भी वैलिड होगा, या फिर उसके साथ साथ इमेज जो होता है सिग्नेचर एक्चुअल में जब मैनुअली करते हैं उसका भी कॉपी उसमें इमेज लगा होना चाहिए। किसी को कोई आइडिया? अनवेश, यू हैव एनी आइडिया? That is one regular practice that people do. In that bottom of the invoice, they will write that this is a computer generated invoice. No signature is required. However, I am of the opinion, sir, that is not in compliance with the Information Technology Act. Ki you cannot directly write that line and say that no signature is required. For No, other Anvesh, people, you can do so. Anvesh, they are doing digital signature. If they do DSC, that is more than enough, sir. That is नहीं, IT Act compliance. but he wants to know कि whether that image should also be there or not there, that kind of thing. No, DSC alone is enough, sir. DSC alone is enough. क्योंकि DSC is also treated at par with the physical signature according to Information Technology Act. Okay. But only for the satisfaction of the customers, normally we put that physical signatures, the image. But for all practical purpose, DSC is more than enough. No physical signature is required. सरफराज जी, एग्जाम्पल से एक बार है ना भेजिएगा डॉक्यूमेंट, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। अभी ग्रुप में वो डाले हैं सर। सर आई थिंक सरफराज जी जो कहना चाह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम सिग्नेचर, अच्छा, हाँ वो कहना चाह रहे हैं कि वो चलेगा या डीएससी लगाने, तो एक्चुअल में डीएससी ही लगेंगे। कहाँ है ग्रुप में? गया सर, ऐसा लग रहा है नेटवर्क अभी वो नहीं हुआ है सर, वो ठीक नहीं हुआ, अभी हो रहा है सर, नेटवर्क का इशू थोड़ा सा लग रहा है। और सर एक चीज और है, जैसे एक दूसरा क्वेरी है कि हमारी पार्टी ने ना 3 अक्टूबर को इनवॉइस जारी किया है और उसके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी है, और इनवॉइस बना दिया, इनवॉइस बना दिया, ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया। हाँ, तो जिसको इनवॉइस दिया गया था अब 1 महीना बीत चुका है तो उस पर आईआरएन जनरेट नहीं होगा। तो जो रिसिपिएंट हमने उससे बोला ना कि ऐसा है ना कि हम डेट को रिवाइज कर दे रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया और इस पर आईआरएन जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं हमको यही रहने दीजिए, हमको नहीं चेंज करना। तो सर क्या है,
हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर हो सकता है आईटीसी की प्रॉब्लम हो जाए, या आपको सप्लायर भी के ऊपर भी कोई दिक्कत हो। आपको भी दिक्कत होगी ना, ये माना ही नहीं जाएगा सप्लाई है। मतलब ये माना जाएगा कि यू हैव रिमूव्ड गुड्स विदाउट जनरेशन ऑफ इनवॉइस। अच्छा, अरे ठीक ये है सर। सिग्नेचर है, क्या करें, ये वैलिड सिग्नेचर है। हाँ हाँ, वही है सर ना, इमेज को हमने इसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो ये जरूरी है या सिर्फ इतना से जो इधर ये सिग्नेचर टेक्स्ट ही वाला नहीं है? है, ये सिग्नेचर ही नहीं है। नहीं, तो उसमें तो सर ऐसे ही निकल रहा है डिजिटली साइन करने पर टैलिस के द्वारा। टैली प्राइम में जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, डीएससी लगा रहे हैं, तो ये यही ऐसा डीएससी में ही ऐसे आएगा। निकल रहा है। हाँ, ऐसे निकाल रहा था डीएससी लगाने के बाद। पता नहीं अब भाई। जरूरत क्या पड़ी है ना सर कि बिल फ्राम डिस्पैच फ्राम अलग अलग लोकेशन से हो रहा है, तो पार्टी को दिक्कत हो रहा है कि अब कहीं 100 किलोमीटर है, तो इनवाइस पर सिग्नेचर कैसे किया जाए। बताइए, किसी को कोई आइडिया? और ये जो संतोष कुमार गुप्ता जो साइन किया गया है हाथों वाला, वो बहुत मतलब हमने तो बड़ा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बहुत छोटा आ रहा है उसमें। ये टैली उली का आइडिया नहीं है मेरे को। अब कोई है तो किसी के पास तो बताइए। ये हमको बस ये जानना सर ना कि अगर ये सिर्फ डिजिटली साइन वाला जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है मुझे नहीं और लगता ये डेट और वैलिड टाइम लिख, है, मुझे नहीं लगता ये वैलिड, लेकिन बाकी लोग बताएं। कैसे? वो सिंबल आना चाहिए डिजिटली साइंड का, ऐसा लग रहा है कोई टाइप कर दिया है डिजिटली साइंड। लेकिन सर उसमें ऐसा ही आ ही रहा है टैली के द्वारा लगाने पर। अनवेश, इज इट ओके? In the PDF, can we? Is there a way to verify, sir? Because digitally signature का मतलब ये है कि you should be able to verify whether it is signed by the same person. So the नहीं, वो original तो PDF that is created हाँ, from the software, वो जब भी वो सिग्नेचर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, it should be able to tell us whether it is properly authenticated. क्लिक हो रहा है इस पे सरफराज जी? नहीं सर। Then it is हाँ, very difficult to prove. चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अच्छा लोग सर, वो सर है क्या, शायद वो बेचते वगैरह भी हैं टैली अपने ग्रुप में, क्या तो नाम है उनका, बैंगलोर की कहाँ से हैं? टैली बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है हम लोग के ग्रुप में? हाँ, उनके पास शायद वो टैली के एक आध बार हमने का कुछ मैसेज देखा था, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी हाँ टैली शायद बेचते हैं? अरविंद, शायद बेचते हैं कि या कुछ सर्विस वगैरह कुछ इस तरह का, एक बार उन्होंने बताया था। नहीं सर, नहीं बेचते, बट आई विल गेट कनेक्ट फ्रॉम देम। आई हैड वर्कड इन टैली अर्लियर। अच्छा आई अच्छा, गेट ये अच्छा, कनेक्ट एंड ओ, गेट इट सॉर्टेड। हाँ, ये चाइनीज कम्युनिकेशन हो गया है, समझ गया मैं। ठीक, चलिए। सर एक छोटा चीज पूछना था। हाँ, सर आप फ्रॉम 22 सितंबर जो 28% प्लस सेस वो तो चला गया, टोटल 40% आ गया ना सर? हाँ, टेबोको को छोड़ के। वो जो एरेटेड वाटर जो है वो तो 40% रेट आ गया सर। यस। ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट सेशन कभी रहेगा? नेक्स्ट सेशन बताएंगे आपको ग्रुप, अभी मुझे खुद नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।